शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट पर आधारित कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा विषय भूगोल के इकाई 2 के एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, उसे बिना याद किए हम कैसे लिख सकते हैं। तो फटाफट और जल्दी जल्दी हम इसे कैसे देखें और कैसे समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं गबेल सर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नावागांव, जिला रायगढ़। तो चलिए यहाँ हम शुरू करते हैं कि इकाई 2 से कक्षा 12वीं विषय भूगोल ब्लूप्रिंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। इकाई 2 से कौन कौन सा अध्याय सम्मिलित है इसको देखते हैं। इकाई 2 में हमारा 3 अध्याय सम्मिलित है, जिसमें है आपका विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जनसंख्या संगठन और मानव विकास। इस यहाँ से 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न आएंगे। इस तरह से यहाँ से 10 अंक के प्रमुख प्रश्न जो हैं वो यहाँ दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 1 अंक के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। 1 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है, तीव्र जनसंख्या की स्थिति को क्या कहते हैं। इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसके सिद्धांत पर सबसे पहले विस्तार से थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने चर्चा की थी। तो माल्थस का नाम लिख देने से आपका प्रश्न का उत्तर और पुख्ता हो जाता है। इसका उत्तर है जनसंख्या विस्फोट, मतलब तेज गति से यदि जनसंख्या बढ़ती है तो विस्फोट कहा जाता है उसे। दूसरा प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश में है। तो लिंगानुपात आप लोगों ने पढ़ा होगा, महिला और पुरुष के अनुपात को कहा जाता है। इस पर आगे और प्रश्न है। फिर भी सर्वाधिक महिला पुरुष अनुपात अर्थात महिलाओं की संख्या अधिक, इसमें पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को बताया जाता है। तो इस तरह से महिलाओं की संख्या अधिक है या कम पुरुषों की तुलना में, उसे हम कम होने पर न्यून और अधिक होने पर अधिक लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात को पूछा गया है। बाल्टिक देशों में जैसे लातविया और लिथुआनिया में पाया जाता है, या प्रायः लातविया को इसमें सबसे ऊपर माना जाता है। तो एक नाम यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो समझ रहे हैं कि महिलाओं की संख्या यहाँ पुरुषों से अधिक पाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर यानी कि जन्म दर को ही कहा जाता है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। फर्टिलिटी रेट के नाम से भी जाना जाता है इसे अंग्रेजी में यदि ऐसे पूछ दे तो। ये देश कौन सा है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार नाइजर की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक मानी जाती है। तो एक ही नाम आपको याद करना है इसमें से, बाकी प्रश्न से आप उत्तर बना सकते हैं। इसके बाद है, विश्व की जनसंख्या के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है। वैसे तो हम हमेशा इसे दूसरा स्थान पढ़ते आए हैं, आप इसे और एडिट करके लिख सकते हैं। हाल के संयुक्त राष्ट्र अनुमान के अनुसार भारत ने जनसंख्या में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसके आंकड़े हमको देना नहीं है। फिर भी और अब पहले स्थान पर है, ऐसे भी कह सकते हैं, परंतु कई पुराने आंकड़ों में इसे दूसरे स्थान पर भी बताया जा रहा है, उद्धृत किया जा रहा है। तो ये दोनों लिख सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों को बताना पड़ेगा। ठीक है, आपके किताब में जो है उसमें तो दूसरा स्थान या पुराने आंकड़े में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान लिखेंगे तो भी सही है। और इस तरह से लिखकर आप उत्तर को और अच्छा बना सकते हैं, ताकि आपको माना जाए कि आप अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में से है। 5वां नंबर के प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे HDI के नाम से भी जाना जाता है। जब कहीं भी HDI कह दे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। यह महबूब उल हक ये एक नाम है, इसको याद रखना है। और हमारे भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इसको याद रखना है, के द्वारा विकसित एक सूचकांक है जो किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, किसी देश की स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है और आय भी अच्छा है। कुल मिला के स्वास्थ्य मतलब वहाँ की, जब लोगों की आय अधिक होगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शिक्षा अधिक होगी तो आय अधिक रहेगा। शिक्षा का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हो तो व्यवस्था रहेगा तब होगा। तो इसके आधार पर इंडेक्स किया जाता है। सूचकांक के आधार पर 3 चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय, इसको याद रखिए। इन मानकों के समग्र आकलन को सबके आधार पर, उसे सूचकांक के आधार पर उन्हें
क्रमांक दिया जाता है जिसके आधार पर किसी देश को ऊपर और नीचे माना जाता है। इस सूचकांक को ही मानव विकास सूचकांक कहते हैं। सबके लिए अलग अलग भार निर्धारित की जाती है और जो देश का सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो सबसे ऊपर माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, निम्न मानव विकास सूचकांक मूल्य वाले कोई 2 देशों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर आता है विश्व में जो देश है इसमें निम्न मानव विकास, जहाँ की विकास स्तर कम है, जिसे हम पिछड़ा देश कहते हैं, बहुत पिछड़े देशों में गिना जाता है। जो बीच में है उसे विकासशील देश कहते हैं और जिनका नाम सबसे ऊपर है उसे विकसित देश कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए नाइजर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य उनका नाम दिया है। इसमें मानव विकास सूचकांक यहाँ पर HDI मूल्य यहीं पर मैंने बताया है बहुत निम्न श्रेणी में पाया जाता है। आप एक नाम भी लिख सकते हैं नाइजर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मतलब अफ्रीका के मध्य में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ का विकास नहीं हुआ है, ऐसे जगह को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मानव विकास सूचकांक कम पाया जाता है, यहाँ का विकास स्तर कम है, अभी भी औद्योगिकरण वगैरह नहीं हुआ है ठीक से। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, ये PDF के रूप में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं और अध्ययन की सुविधा आपको मिल जाएगी। 7 है लिंगानुपात का अर्थ बताइए। पहले ही हमने बताया है, वही प्रश्न सिंपल से है। लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है, अर्थात एक औसत है ये, और यहाँ पर इसे अनुपात में बताया जाता है, बटे में बताया जाता है कि कुल महिला और कुल पुरुष में किसकी संख्या अधिक है ये पता चलता है। लेकिन हम यहाँ पर पुरुषों की तुलना करते हैं महिलाओं के साथ, जिसे किसी क्षेत्र के पुरुषों और महिलाओं के संतुलन का पता चलता है। तो लिंगानुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम हो जाती है 1000 पुरुष के पीछे, तो उसे न्यून लिंगानुपात, और अधिक होती है तो अधिक लिंगानुपात कहा जाता है। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 8 में जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन किसे कहते हैं। ज़्यादातर जनसंख्या वृद्धि ऐसे करके पूछा जाता है तो भी हमें इसका उत्तर लिखना है, और परिवर्तन कहे तो भी हमें इसका उत्तर लिखना है। किसी क्षेत्र में जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवसन। इसी प्रकार प्रवासन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने से भी जनसंख्या बदलता है, परिवर्तन होता है। किसी जगह से बहुत सारा जनसंख्या उठ करके दूसरे जगह चल दिया, बस गया, तो यहाँ जनसंख्या परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। और जिस जगह वो लोग जाएंगे वहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगा। तो केवल जन्म दर और मृत्यु दर, लोगों के पैदा होने और मरने से ही जनसंख्या बढ़ता है या घटता है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार इन्हीं के योगफल और अंतर से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन कहते हैं। तो यदि वृद्धि ही पूछा जाए तो ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है। घटेगा तो भी वृद्धि लिखते हैं लेकिन ऋणात्मक, और बढ़ेगा तो भी लिखते हैं इसे धनात्मक वृद्धि, इसे परिवर्तन के रूप में भी हम लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में कहता है 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या को क्या कहा जाता है। हमारे जनसंख्या में हर आयु वर्ग के लोग हैं, 0 से लेकर के 100 तक के स्थान के भी मिलेंगे कुछ न कुछ जनसंख्या। तो यहाँ पर एक वर्ग को बताया गया है 15 से 59, इस बीच की जनसंख्या को क्या कहते हैं। तो 15 से 59 वर्ष के बीच की आयु वाली आबादी को अक्सर कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्यशील आयु वर्ग कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि यही वर्ग है जो कमाता है, क्या करता है, काम करता है, आय अर्जित करता है, और इससे कम उम्र के लोगों के पालन पोषण करता है। यानी कि 14 वर्ष तक के लोगों का पालन पोषण का जिम्मेदारी भी इन्हीं के हाथ में है, और 59 वर्ष से अधिक वर्ग के जो बूढ़े लोग हैं उनका भी पालन पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पे है। तो इसीलिए इसे कार्यशील जनसंख्या, यानी कि काम करते हैं, कोई ना कोई आर्थिक कार्य करते हैं, इसलिए इसे कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। इसी प्रकार आयु संरचना को कितने वर्गों में बांटा गया है, फिर यहाँ पर वही है, उसी प्रश्न को अच्छे से यहाँ और समझ सकते हैं। आयु वर्ग को मुख्य 3 वर्गों में बांटा गया है, और ये 3 वर्ग को 0 से 14 वर्ष बालक वर्ग है, अकार्यशील, ये काम वाम नहीं करता है, सिर्फ उपभोग करता है। इनको पालने पोसने की जिम्मेदारी इस वर्ग के ऊपर है। कार्यशील जनसंख्या जो 15 से 59 वर्ष के बीच में है, इसको दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं। और 60 वर्ष से अधिक वृद्ध वर्ग आता है, ये भी कार्यशील जनसंख्या नहीं है। इसी प्रकार जिस देश में जनसंख्या
यानी कि पहला और तीसरा नंबर अधिक होता है, वहाँ का विकास अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि कमाने वालों की संख्या कम हो जाती है। और जिस देश में इसकी जनसंख्या अधिक होता है वहाँ का विकास होता है, ऐसे अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो चलिए 11 नंबर, कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं? जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्रिय होकर किसी उत्पादनशील कार्य में लगे हों या कार्य के लिए उपलब्ध हो, उन्हें कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। आप उदाहरण में उसको भी लिख सकते हैं। किसी भी देश की यह जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को कहा जाता है। तो ऐसे भी आप बना के लिख सकते हैं। एक प्रश्न याद होने से दूसरा और तीसरा प्रश्न भी याद होता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है, देखना जरूरी है। आप यदि एक एक नंबर के प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं। आप देखिएगा 3 नंबर के प्रश्न में कैसे उसका उत्तर आता है, और आप बड़े प्रश्न कर लेते हैं तो छोटा प्रश्न बन जाता है। इसीलिए आप ज़्यादा कोशिश करें कि छोटे प्रश्न को सबसे ज़्यादा जाने, बड़ा प्रश्न कुछ न कुछ जरूर बनेगा। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले लोगों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व क्या है? मतलब सघनता, मतलब कितना घना बसा हुआ है। हमारे भारत में एक तरफ राजस्थान दूर दूर बसा हुआ है, मतलब कम जनसंख्या है। एक तरफ हमारे पास पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश घना बसा हुआ है, यहाँ जनसंख्या अधिक है, कम जमीन में ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसी तरह इसे घनत्व कहेंगे। घनत्व को नापने का भी एक प्रश्न है। तो इसी पर आप प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 करोड़ है, वहाँ जो है 1 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन है, तो 1 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में 1000 जनसंख्या आएगा। लेकिन उतने ही ज़मीन में किसी जगह कम जनसंख्या है, 50,000 है, तो वहाँ जो है 500 जनसंख्या आएगा। ये औसत है, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ये औसत माना जाता है। हालांकि सभी जगह बराबर बसे हुए नहीं होते हैं, किसी जगह बहुत घना हो जाता है, किसी जगह फिर भी सबको जोड़ करके किया जाता है। इसके एक सूत्र से ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए, वही सूत्र है। देखिए, कुल जनसंख्या घनत्व हमें यदि निकालना है तो कुल जनसंख्या कितना है और कुल क्षेत्रफल कितना है उसको लिखते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया, किसी जगह जो है आपके कुल जनसंख्या कितना, मैं बोला 1 लाख, और वहाँ 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसको यदि हम हल करते हैं तो क्या आ जाता है? 1000 आ जाता है। 1 वर्ग किलोमीटर में 1000। इसी को मैं पहले बोला दूसरे नंबर पे बोला कि किसी जगह यही जनसंख्या 50,000 है और क्षेत्रफल वही है, तो इसको हम निकालते हैं तो 500 आ जाता है। तो कम जनसंख्या उतने ही भूमि में हो तो घनत्व कम हो जाएगा, और ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इस सूत्र को आप आसानी से याद कर सकते हो। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या के संगठन कठिन लगता है शब्द से। संगठन का मतलब क्या होता है इसको पढ़ेंगे तो भी समझ जाएंगे, या संक्षेप में मैं इससे पहले उसको बता देता हूँ। कोई चीज़ किस किस से मिलकर बना है, ये संगठन कहलाता है। संगठन का मतलब वो क्या क्या से मिलकर बना है, ये उसका संगठन है ना। तो इसी तरह जनसंख्या किससे मिलकर बना है उसको देखिए। जनसंख्या संगठन में हम किसी जनसंख्या की आयु को अध्ययन करते हैं, उसके लिंग। आयु का मतलब है, जैसे ऊपर हमने देखा, 0 से 14 वर्ष, 15 वर्ष से 59 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक। लिंगानुपात या लिंग को हम समझते हैं, उसमें महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं। किसी जगह जरूरी नहीं है कि बराबर महिला और पुरुष होंगे। तो जनसंख्या संगठन में हम महिला पुरुष का भी अध्ययन करते हैं। इसके बाद व्यवसाय, वहाँ के लोग कौन से कार्य करते हैं, खेती किसानी में लगे हैं कि उद्योग धंधा कर रहे हैं कि नौकरी। हमारे आसपास गांव में भी पूछते हैं, अरे इस गांव में बहुत ज़्यादा नौकरी करने वाले लोग हैं, यहाँ वाले धंधा करते हैं, अरे यहाँ वाले केवल खेती किसानी या सब्जी भाजी लगाते हैं। इस तरह से वहाँ का, उस जगह का भी, उन काम का भी आकलन करते हैं उस जगह से। और शिक्षा इत्यादि को दिया जाता है, मतलब शिक्षित अशिक्षित कितने हैं, इसका भी जनसंख्या संगठन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इत्यादि जैसे विशेषताओं के आधार पर की गई संरचना से है। जनसंख्या, खाली जनसंख्या नहीं पढ़ते हम, उस जनसंख्या के संगठन को अध्ययन करते हैं कि वो जनसंख्या किस रूप में है, इन आधारों पर, आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा आदि के आधार पर। अब है 15 नंबर का प्रश्न, इसमें दिया गया है जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं। 2 चीजें, तो ये सिंपल सी बात है, एक को याद करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। जन्म दर का मतलब होता है जन्म दर प्रति 1000 आबादी पर, आबादी मतलब जनसंख्या, 1000 व्यक्तियों के पीछे 1 वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों की संख्या है। मतलब किसी गांव में
2000 जनसंख्या है, वहाँ साल भर में यदि 100 बच्चे पैदा हुए तो वहाँ की जन्म दर क्या हुआ? 50। क्या है? 2000 जनसंख्या है, अब वहाँ साल भर में 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 2000 जनसंख्या में 50 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो हम इसे जन्म दर निकालेंगे कि 2000 के पीछे 50 हुए हैं, तो 2000 के पीछे 50 हुए हैं या 100 हुए, जितना हुए हैं वो 2000 से भाग जाएगा। 2000 से भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1000 के पीछे कितना पैदा हुए? 25। तो इस तरह से 1000 के पीछे एक साल में कितने बच्चे जन्मे यानी कि पैदा हुए, वो जनसंख्या में जन्म दर कहा जाता है। इसी आधार पर मृत्यु दर को भी निकाला जाता है। मतलब मृत्यु दर प्रति 1000 आबादी पर यानी कि 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में होने वाली मृत्यु को बताता है कितने लोग मरे। तो इस तरह से जन्म दर मृत्यु दर बहुत आसान है, बस इसको समझ भर लीजिए कि यदि 5000 जनसंख्या है, साल भर में 50 लोग या 100 लोग पैदा हुए, अब जनसंख्या तो वो 100 लोग को 5000 में बांट देना है कि 1000 के पीछे कितना हुआ। तो इसी तरह से आप जनसंख्या में मृत्यु दर और जन्म दर को जान सकते हैं। 16 नंबर, किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है? ये प्रश्न पूछा जाता है कि उस देश का नाम बताना है जहां लिंगानुपात अधिक है। लिंगानुपात का मतलब वही है, कहाँ की ये प्रश्न शायद ऊपर भी आ गया है, महिलाओं की दृष्टि से देखें तो तालबिया ये आ गया है, दोबारा आया है, ये भी आपने देखा है। अब आते हैं ऊपर, सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक क्या है? समाज, कौन सा समाज विकसित है और किस समाज का आर्थिक विकास अच्छा है, ये दो बातें को यहाँ पर हम समझेंगे। तो मानव विकास सूचकांक HDI को सामाजिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख समग्र सूचक माना जाता है। पहले भी बताया गया है, कोई समाज जो है आर्थिक रूप से विकसित है तो समाज भी ऑटोमेटिक विकसित होगा, या कोई समाज अच्छे विकास कर लिया है, सामाजिक स्थिति अच्छा है तो आर्थिक रूप से विकास करेगा। कला बाधा कुछ नहीं है तो आय भी बढ़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर स्पष्ट है कि मानव विकास सूचकांक में शिक्षा स्वास्थ्य को रखा गया है। तो शिक्षा स्वास्थ्य और आय, आय मतलब आर्थिक विकास का सूचक ही है, और शिक्षा अधिक होगा तो आय भी बढ़ेगा, समाज भी अच्छा होगा। तो इसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ कैसा है, वहाँ के लोग जो है कितना कम बीमार पड़ते हैं, और जो कम बीमार पड़ेंगे वो अधिक दिनों तक जीवित भी रहेंगे, मतलब वहाँ की जीवन प्रत्याशा भी अधिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18, प्रवास से आप क्या समझते हैं? ये कई नामों से कहा जाता है ना, प्रवसन, माइग्रेशन, प्रवास, है ना। तो इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है, साधारण शब्द तो प्रवास है। हिंदी इंग्लिश में प्रश्न लिखा रहता है, आपको समझ में नहीं आता है तो अंग्रेजी तरफ जरूर थोड़ा मोड़ा पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वहाँ कई अर्थ नहीं लिखा रहेगा। जब लोग किसी स्थान से आजीविका मतलब जीवन यापन के साधन, रोजगार, बेहतर सुविधा, जैसे जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ अच्छा सुविधा नहीं मिलता है तो अच्छा सुविधा के लिए कोई गांव से शहर चला जाता है, या अन्य कारणों से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से बसने के लिए जाते हैं। आप यहाँ पर बेहतर सुविधा का मतलब जो व्यक्ति बीमार है, जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ उसको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलता है तो दूसरी जगह चला जाता है जहाँ अच्छे हॉस्पिटल हो, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से। स्थायी या अस्थायी रूप से जाएगा इलाज कराने तो भी उसका माइग्रेशन हुआ, प्रवास हुआ। तो इसी प्रकार स्थायी या अस्थायी रूप से बसने के लिए जाते हैं तो सुविधा ही हुआ। पढ़ाई की सुविधा के लिए भी चला जाता है बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान पढ़ने के लिए, तो उसे प्रवास कहते हैं। स्थायी रूप से कुछ आर्थिक कारणों से जाता है, रोजगार के कारण से जाता है, नौकरी पेशा के कारण से जाता है। इसके अलावा महिलाएं शादी होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती हैं, ये सब प्रवास की श्रेणी में आता है। जीवन प्रत्याशा, अभी इसकी बात हुई थी, प्रश्न नंबर 19 में आता है जीवन प्रत्याशा क्या है, से आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में के नवजात शिशु के एक निर्धारित आयु तक जीवित रहने की औसत संभावित अवधि को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है वो कितना दिन तक औसत रूप से जीवित रहेगा, यानी कि किसी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो लगभग कितने दिन तक जीवित रहेंगे, इसकी प्रत्याशा को यानी कि आशा को, ऐसे आशा करना। ऐसे नहीं कि हम लिखित में ये कहें कि इतना दिन तक जीवेगा, निर्धारित आयु तक जीवित रहने की औसत संभावित अवधि, इसे आशा कहेंगे, है ना। संभावित अवधि को जीवन प्रत्याशा कहते हैं, जीवित रहने की आशा, है ना। हमारे देश की क्या है आगे पता चलेगा।
कि वर्तमान में जीवन प्रत्याशा की दर कितनी है। ये प्रश्न है, प्रश्न में स्पष्ट नहीं किया गया है कि विश्व का है कि भारत का है। तो ध्यान से देखिए, दोनों के लिए यहाँ पर उत्तर है। वैश्विक औसत, वैश्विक का अर्थ होता है विश्व भर का एक साथ। औसत लगभग 72 से 73 वर्ष है, मतलब विश्व के सभी लोग जितने हैं वो 72-73 वर्ष तक जीवित रहते हैं औसत। कोई कम में मर जाता है तो कोई ज़्यादा दिन जीता है। वर्ष के आसपास आंकी जाती है, जबकि विभिन्न देशों में यह अलग अलग है। इसी प्रकार भारत में लगभग 70 से 72 वर्ष है। भारत के लोग 70 से 72 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कोई इससे पहले ख़त्म हो जाता है तो कोई व्यक्ति 80-90 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ये औसत है। तो इसी औसत को हम जीवन प्रत्याशा, जीवन यानी कि जीवित रहने की आशा, तो इस तरह से निम्न मानव विकास किस देश का है, यह भी हमने शायद पढ़ा है। हाँ, ये भी डबल आ गया है शायद। नाइजर को हमने पढ़ा है। मानव विकास सूचकांक में नाइजर का स्थान बहुत निम्न कोटि में आता है, या प्रायः सबसे निचले स्थान पर आता है। ये भी हो गया। वनों पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। वनों पर आधारित का मतलब कौन से ऐसे उद्योग हैं जिस उद्योग के लिए कच्चा माल, जहाँ उसकी ज़रूरत है, कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, उन उद्योगों का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर है आपका वनों पर आधारित 2 उद्योग। पहला कागज उद्योग है। कागज उद्योग मतलब जिससे कागज बनते हैं, तो वनों से उन्हें लकड़ी, लुगदी, बांस आदि प्राप्त होता है, तब कागज उद्योग चलता है। फर्नीचर उद्योग भी वन से आधारित है, क्योंकि फर्नीचर जो बनते हैं हमारे, टेबल, कुर्सी, दीवान, पलंग, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये वन से प्राप्त होने वाली लकड़ी से बनता है। इसके अलावा और आप सोच सकते हैं, दवाई वगैरह कई चीज़ें हैं जो वन पर आधारित उद्योग है, आप सोच कर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार च्युइंगम कैसे बनता है। च्युइंगम के लिए प्रश्न है, क्या लिखा है। च्युइंगम जो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि ये कहाँ से निकलता है, कहाँ से आता है। ये पेड़ पौधों का ही उत्पाद है। पारंपरिक रूप से च्युइंगम चिकले नामक प्राकृतिक टेलेक्स से बनता है, मुख्यतः सपोडिला वृक्ष से। यह अब कई बार सिंथेटिक रबड़ से भी बनाया जाता है। तो एक पौधा है जिससे निकलने वाली लेटेक्स से बनाया जाता है, लसलसा पदार्थ से, रबड़ जैसे। और इसके बारे में और भी आगे बड़े प्रश्नों में चर्चा हुआ है, और इसे कई बार सिंथेटिक रबड़ से भी बनाया जाता है, कृत्रिम रबड़ से भी अब बनने लगा है। अब है बुशलैंड किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। बुशलैंड प्रायः अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिए, ये कि उन झाड़ीदार एवं विरल वनस्पतियों वाले इलाकों को बुशलैंड कहा जाता है। मतलब सूखे, जहाँ वर्षा कम होती है, झाड़ीदार वृक्ष उगता है। हमारे भारत में भी रेगिस्तानी क्षेत्र में यही जगह मिलता है, ठीक है। बुशलैंड इस जगह को कहा जाता है अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ झाड़ियाँ के वर्चस्व होता है, केवल झाड़ियाँ होती है, कटीले झाड़ियाँ, छोटी झाड़ियाँ, तो ये बुशलैंड कहा जाता है। ये कहाँ है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। इसी प्रकार स्थानांतर कृषि, स्थानांतरित कृषि भी कई नाम है इसका, ध्यान से समझिएगा। शिफ्टिंग कल्चरेशन है। और यहाँ पर स्थानांतरण कृषि से स्पष्ट है कि यहाँ पर स्थानांतरण शब्द का प्रयोग हुआ है। और खेती का तो किस रूप में हुआ है, आप क्या समझते हैं। तो खेती को बदला जाता है कि ज़मीन को बदला जाता है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृषि को बदला जाता है कि ज़मीन को, है ना। तो यहाँ पर स्थानांतरण कृषि में क्या बदला जाता है, इसको देखिए। स्थानांतरण शब्द से तो है जगह बदल दिया जाता है, मतलब ज़मीन बदला जाता है, कृषि नहीं बदला जाता, है ना। तो इस तरह से यह वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान कुछ वर्षों तक एक क्षेत्र में खेती करने के बाद एक भूमि पर, भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाने पर या घट जाने पर दूसरे स्थान पर चला जाता है। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था ज़्यादातर नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया, अब ज़मीन की महत्व भी बढ़ गया है। तो ज़मीन को छोड़कर दूसरे ज़मीन में खेती करने जाने के लिए ज़मीन उपलब्धता नहीं है। फिर भी इसको हमको पढ़ना जरूरी है, आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चल रहा है। इसे हमारे भारत में झूम खेती या झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। स्लैंड एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। इसी प्रकार बर्न कृषि मतलब ज़मीन में जो घास फूस होता है उसे जला दिया जाता है। ये पहले ज़माने में ज़मीन पर्याप्त था, जनसंख्या कम था, जंगलों को जला करके साफ करके खेती किया जाता था। इसके बारे में आगे और प्रश्न है, तो यहाँ इतने ही समझे, 1 नंबर के लायक इतना काफ़ी है, इतना लिख सकते हैं। झूम खेती, झूमिंग कृषि
स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी कह सकते हैं, झूमिंग खेती, और यहाँ पर स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरण कृषि, कई नाम है। तो आप जैसे भी समझें, मतलब है कि किसान या उस समय या आज भी है कुछ जगहों पर कि जिस जगह खेती करता है वहाँ पर खेती करते रहता है, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम होता है उस ज़मीन को छोड़ देता है, क्योंकि पर्याप्त ज़मीन उसके पास होता है, तो फिर उसी भूमि को जला करके वो फिर से खेती कर लेता है। 26 है, रूरल औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? रूर भी कहते हैं इसे, रूरल नाम है, रूर कह देते हैं बोलचाल में। रूरल औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में स्थित है, यूरोप में, जो वहाँ के प्रमुख भारी उद्योग प्रदेशों में से एक है। भारी उद्योग मतलब मशीन इंजीनियरिंग का उद्योग है। ये रूर क्षेत्र बोलने चालने में बोला जाता है, जबकि रूरल के नाम से ये जाना जाता है। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु में आमतौर पर सूखे या मरुस्थलीकरण, इसके अलावा और भी हम जोड़ सकते हैं इसमें, सूखे और आमतौर पर सूखे या मरुस्थलीकरण को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मतलब जमीन की ह्रासमान स्थिति को कहा जाता है और धीरे धीरे जमीन बंजर हो जाती है। तो ये तो सूखे और मरुस्थलीकरण हुआ, उसके अलावा और बता देता हूँ कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे विस्तृत होते हुए भूमि को बंजर बना देती है। इसके अलावा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि का कटाव को भी इस अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? 28वां नंबर का प्रश्न। मानवीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक स्तर की अत्यधिक अवांछित ध्वनि, मतलब हमें हानि पहुंचा दे, अवांछित मतलब जितना हमको इच्छा नहीं है उससे ज़्यादा की ध्वनि, अत्यधिक या अवांछित ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, जो हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। यानी हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जो ध्वनि यानी कि आवाज़ नुकसानदायक है उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ये एक डिसेबल के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार एशिया की विशालतम गंदी बस्ती का नाम क्या है? गंदी बस्ती किसे कहते हैं इसको भी समझ लें। शहरों में फुटपाथ होता है, जहाँ झुग्गी झोपड़ी बना के बाहर से जाने वाले लोग इकट्ठा होके घर बना लेते हैं, वही बस जाते हैं जहाँ खाली ज़मीन दिखता है। आप लोग भी कई जगह देखे होंगे और फिल्मों में देखे होंगे, समाचारों में देखे होंगे, एक कुछ भी टेंट टाइप का लगा के रहना चालू करते हैं। ऐसे बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो गंदी बस्ती कहा जाता है, क्योंकि वहाँ साफ सफाई निस्तारी वगैरह सुविधाएं नहीं होता है, विकसित नहीं होता, इसलिए इसे कहा जाता है। तो मुंबई भारत का स्थित धारावी, ये नाम भी सुना होगा पिक्चर आदि में आपने। मुंबई के धारावी को अक्सर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी बस्ती, गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है या माना जाता है। नाम से आप जान जाएंगे तो आराम से लिख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी। पहले क्या है, गंदी बस्ती कहा देने से बच्चा समझ में नहीं आता है क्या बोला जा रहा है ना, तो वो अपने गांव के आसपास की जो गंदगी है उसके बारे में लिख देता है। तो उसके लिए नहीं है। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो बाहर से लोग जाते हैं काम काज के तराज में, उसके रहने के लिए जगह नहीं होता, किराए का ले नहीं सकता, इसलिए वो किसी भी खाली जगह पे रहना चालू कर देता है, फुटपाथों में रहता है। धीरे धीरे एक जगह को वो अपना आशियाना बना लेता है। ऐसी किसी खाली ज़मीन पर बहुत बड़ा बस्ती बच जाता है जहाँ सुविधाएं नहीं होती, वो गंदी रहती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए गंदी बस्ती कहते हैं उसे। प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? बचपन से प्रदूषण वगैरह को हम पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण में अवांछित पदार्थ, अवांछित जिसे हम नहीं चाहते हैं या पर्यावरण को जो नहीं चाहिए, पर्यावरण में नहीं जाना चाहिए या हमें नहीं, पर्यावरण में हम नहीं चाहते ऐसे पदार्थ जिसमें रसायन है, ध्वनि है, कचरा है, ये चला जाता है, उस मात्रा में प्रवेश कर जाता है। उस मात्रा के प्रवेश को प्रदूषण कहते हैं, जो जीवमंडल, जो जंतुओं को, मानव या अन्य प्राणियों के लिए हानिकारक है, नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के तौर पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो यह भी एक प्रदूषण है। तो इसी तरह से इसमें कहा गया है रसायन, कचरा, ध्वनि आदि जो हमारे इस जगह जितना चाहिए उससे ज़्यादा घुस जा रहा है, ये हमारी प्रदूषण के अंतर्गत आता है। और अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रदूषण। जल प्रदूषण मतलब जल में ऐसे गंदे पदार्थ चला जाए तो जल प्रदूषण है ना। वायु में ऐसे गंदे पदार्थ चला जाए जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो वायु प्रदूषण ऐसे कहा जाता है। तो इसे प्रदूषण के लिए पूछा गया है। 31 नंबर के प्रश्न में भूमि के निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? ऊपर इसके बारे में चर्चा हुआ। भूमि का निम्नीकरण का मतलब है भूमि की जो
प्रकृति से जो प्राप्त हमारे पास भूमि जैसा है उससे उसकी उत्पादकता या गुणवत्ता में कमी आ जाना निम्नीकरण कहलाएगा। फिर भी यहाँ हम देखें किस रूप में इसे हम आंकते हैं कि जब विभिन्न प्राकृतिक या मानवीय कारक, या तो प्राकृतिक कारण बाढ़ सूखा आदि के कारण मिट्टी की गुणवत्ता ह्रास होती है, या मानवीय कारक यानी कि मानव खुद कर देता है कई कारणों से, और उसमें कटाव हो जाता है, अतिक्रमण हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, जमीन उस लायक नहीं रहती जिस लायक पहले था, या हमारे ज़रूरत के लायक नहीं रहती, तो हम इसे निम्नीकरण यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, निम्नीकरण कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये चीज़ें हैं, कटाव हो जाता है, ये प्राकृतिक कारण है। अधिक वर्षा से भूमि का ऊपरी परत बह जाना जो फिर उपजाऊ नहीं रहता है, अतिक्रमण हो जाना, जहाँ विभिन्न जैसे पहले स्वतंत्र भूमि था उसमें अतिक्रमण होकर कोई दूसरा चीज़ बन गया या उपयोग कर लिया गया, अधिक प्रदूषण प्लास्टिक वगैरह आ जाता है, से भूमि की उर्वरता या गुणवत्ता घट जाती है। भूमि जिस लायक था उससे फिर वो कमज़ोर होने लगता है, तो उसे भूमि का निम्नीकरण या भूमि प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भूमि से संबंधित है। मैत्री पाइपलाइन किसे कहते हैं? मैत्री पाइपलाइन के बारे में लिखा है, मैत्री पाइपलाइन को अक्सर रूसी भाषा में द्रुज्वा कहा जाता है, पाइपलाइन भी कहा जाता है। जो ध्यान से देखिए, द्रुज्वा पाइपलाइन रूस से पूर्वी यूरोप, यानी कि रूस से यूरोप का पूर्वी भाग, रूस और यूरोप का पूर्व भाग जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से रूस से पूर्व यूरोप देशों तक तेल की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तेल भेजा जाता है, इससे मित्रता बढ़ती है, इसलिए मैत्री भी है। इसी प्रकार प्रशासनिक नगर के उदाहरण दीजिए। नगरों के विभिन्न प्रकार है और उसमें हम वहाँ कार्य के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो कई प्रकार के हैं। प्रशासनिक नगर है, ऐतिहासिक नगर है, तो आपको शिक्षा नगर के रूप में कई प्रकार के, औद्योगिक नगर। तो यहाँ पर प्रशासनिक, जहाँ से प्रशासन चलता है, जो नगर जो है ऐतिहासिक नाम से जाना है, जैसे गया वगैरह है जो ऐतिहासिक नगर है हमारे यहाँ, है ना। और जो शिक्षा नगर है, जहाँ से जैसे अलीगढ़ वगैरह जो शिक्षा के लिए मशहूर है। तो इसी तरह जहाँ से प्रशासन चलती है, तो सीधा नई दिल्ली की बात आता है, भारत की प्रशासन चलती है। वैसे तो हर राज्यों में, हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर प्रशासनिक नगर है क्योंकि यहीं से शासन प्रशासन चलता है। मध्य प्रदेश का बिहार है। तो इस तरह से आप बिहार का ले लें तो पटना है। जो शहर जहाँ से प्रशासन चलती है वो प्रशासनिक नगर के नाम से जाना जाता है। तो भारत का नई दिल्ली एक प्रमुख उदाहरण है जिसे विशेष रूप से प्रशासनिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है या विकसित किया गया है। इसी प्रकार अनुमार्ग बस्ती किसे कहते हैं? लाइन सेटलमेंट। अनुमार्ग बस्ती किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। अनुमार्ग बस्ती मतलब जब बस्ती सड़क, अनुमार्ग मतलब रेखा, है ना। कोई बस्ती जो ऐसे सड़क है उसके किनारे किनारे मकान बन गया तो ये अनुमार्ग है। मार्ग के साथ साथ बना हुआ, दोनों तरफ भी मकान बन सकते हैं इसके, सड़क के बीचों बीच, है ना। ये सड़क भी गुजर गया तो इस तरह से इसे अनुमार्ग बस्ती कहते हैं। जैसे कई राजमार्गों के किनारे या गंगा के किनारे बसी हुई छोटी छोटी बस्तियां हैं, है ना। नदी के किनारे भी बस सकता है, एक साइड में या दोनों साइड में, तो ये अनुमार्ग है। सरल रेखा, रेखीय बस्ती भी इसे हम कह सकते हैं। बस्ती किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जानते हैं उसको हम समझा पाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़े प्रश्न है। ज़्यादातर प्रश्न बच्चों को ये पूछा जाता है कि जानता तो है लेकिन लिख पा रहा है कि नहीं। तो बस्ती को तो हम जानते हैं लेकिन लिखेंगे कैसे, ये जानना है। मनुष्यों द्वारा निवास और गतिविधियों के लिए स्थापित किसी भी भौगोलिक स्थान को बस्ती कहते हैं, चाहे वह गांव हो या शहर। गांव को भी बस्ती कहते हैं, शहर को भी कहते हैं। अपने स्थायी निवास के लिए मनुष्य द्वारा अपनी गतिविधियों के लिए स्थापित की गई स्थान को हम बस्ती कहेंगे। तो बच्चा उसको उस भाषा में लिख पाता है कि नहीं, जानता है लेकिन लिख पाता है कि नहीं, इसलिए जानते हुए प्रश्नों को ज़्यादातर पूछा जाता है। इसलिए आपको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखिए कि एक बार आप पढ़ लेते हैं तो भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि हम जानते तो हैं लेकिन उसको बोल या लिख नहीं पाते। तो उसको बोलना और लिखने के लिए ही सीखना है हमको। तो बहुत सारे प्रश्न, इसमें 50% प्रश्न हमको वो पूछा जाता है जिसको हम जानते रहते हैं,
लेकिन हम उसे बोल या लिख नहीं पाते। तो इसीलिए आपको एक बार पढ़ना या सुनना जरूरी है, या किसी लेक्चर को ध्यान से समझना जरूरी है। जंग का कटोरा किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आपको और आएगा। इसमें जंग शब्द दो जैसे पढ़ने से ऐसे लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा वाला जंग है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि नहीं पढ़ेंगे तो जंग का कटोरा जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है उसे कहते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसलिए एक बार पढ़ लेने से वो याद इसीलिए हो जाता है कि हमारे शब्दों को क्लियर कर देता है हम क्या समझना चाहते हैं और वास्तव में है क्या। संयुक्त राज्य अमेरिका के रस्टवेल ये जगह है, विशेषकर पुराने औद्योगिक क्षेत्र जैसे ग्रेट लैक्स पिट्सबर्ग क्षेत्र। भले ही आप जगह का नाम याद ना कर पाएँ, फिर भी आप समझ लें कि जंग का कटोरा या रस्टवेल्ट किसे कहते हैं, को आम बोलचाल में जंग का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जहाँ कभी भारी उद्योग के बंद होने से लगे ढांचे आप अधिक दिखते हैं, वहाँ जंग लगा हुआ है। क्या है? अधिक ढांचे खाली दिख रहे हैं तो वो एरिया जो है जंग लगा हुआ लोहा मिलता है। तो जहाँ पुराने औद्योगिक क्षेत्र था, जहाँ के उद्योग अब बंद हो चुके, तो वहाँ जंग ही जंग दिखाई देता है। इसलिए आप ग्रेट लैक्स को, पिट्सबर्ग क्षेत्र को ना लिख पाए तो भी आप उतना तो समझा सकते हैं कि किस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पुराने उद्योगों के बंद हो जाने पर एरिया जंग के लिए दिखता है, तो भी आप इसका नंबर मिल जाएगा। प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं? अर्थशास्त्री फ्रांसवा पेरू ये नाम है, इसने प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं इसको बताया गया है कि ग्रोथ पोल सिद्धांत के अनुरूप किसी क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी और नवाचार का केंद्र जैसे सिलिकॉन वैली प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाता है। मतलब जहाँ अच्छे तकनीकियों का विकास होता है, उस जगह को, उस क्षेत्र को, है ना, उस क्षेत्र को हम ध्रुव कहते हैं। क्षेत्र के लिए ही ध्रुव रखा जाता है। ऐसे जगह जिसके ऐसे चारों तरफ वो चीज़ विद्यमान हो, चारों तरफ वो विद्यमान हो, तो यहाँ पर प्रौद्योगिकी के लिए कहा गया है, उत्तम तकनीकी के लिए। तो उत्तम तकनीकी वाला ध्रुव किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर उदाहरण में सिलिकॉन वैली को दिया गया है, ये ध्रुव कहलाता है। ठीक इसी प्रकार नवाचार, नवाचार मतलब प्रौद्योगिकी, नए तकनीक। इसी प्रकार विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, ये भी एक अच्छा सा विषय है, इसको भी पूछा जाता है। इसमें उत्तरी अटलांटिक अन्य महासागर, अटलांटिक महासागर के उत्तर क्षेत्र, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ यूरोप है, उसके बीच का जो सीमा है दो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र, यूरोप का आपका पश्चिम क्षेत्र और अमेरिका और कनाडा का पूर्वी क्षेत्र, ये दोनों एक महासागर के अगल बगल है और दोनों के बीच में समुद्र है और दोनों अच्छे औद्योगिक और विकसित क्षेत्र है। दोनों को जोड़ने वाला क्या है, हमको लाइन चाहिए, और समुद्र से जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग ही सबसे प्रमुख साधन है। तो इसी प्रकार अटलांटिक महासागर के उत्तरी मार्ग, उत्तर में है ना, उत्तरी अटलांटिक मार्ग को विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग माना जाता है। यहाँ हजारों कंपनियों के जहाज़ें चलते हैं, पानी जहाज, वायु जहाज भी चलते हैं, लेकिन हमको समुद्री मार्ग पूछा गया जो यूरोप और यूरोप के पश्चिमी भाग को और उत्तरी अमेरिका को पूर्वी भाग को जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग औद्योगिक क्षेत्र है बहुत ज़्यादा, और यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक और विकसित क्षेत्र है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में सबसे व्यस्ततम है, सबसे ज़्यादा पानी जहाज चलती है। और इसमें से लास्ट प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश की जीवन रेखा है? जीवन रेखा मतलब वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को पूछा जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? रूस में, और रूस की जीवन रेखा कहलाता है क्योंकि यह देश की यूरोपीय भाग से सुदूर पूर्वी भाग तक परिवहन का प्रमुख साधन है। मतलब वो रूस के पूर्व भाग से पश्चिम भाग तक, यहाँ तक कि इस महाद्वीप से उस महाद्वीप तक जाने वाली सबसे लंबी रेल मार्ग भी है। और साइबेरिया क्षेत्र में होने के कारण ट्रांस साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया ही कहा जाता है रूस के उस क्षेत्र को, तो साइबेरियन क्षेत्र में होने के कारण ट्रांस साइबेरियन कहा जाता है। जैसे भारत के रेल मार्ग को इंडियन रेल मार्ग कहेंगे, उसी प्रकार साइबेरिया का है। और रूस की जीवन रेखा इसलिए है कि दोनों के बीच में जो संसाधनों का आदान प्रदान है इसी रेल मार्ग के माध्यम से होता है। तो ये 39 प्रश्न, आपको 2 प्रश्न अवश्य करा देगा। तो इसको एक बार आपने देख लिया है
तो निश्चित रूप से आपको विशेष रूप से और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली वीडियो में हम इसी इकाई 2 के 3 नंबर के प्रश्न देंगे। 3 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिए। और अभी लेते हैं विदा, और जल्दी ही इस वीडियो को लगा के हम इसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ आई बटन में डाल देंगे। और इसका PDF जो आपने अभी पढ़ा, इसका PDF जो है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के बाद, तब तक विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।